हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। मानव जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपना युद्ध हार चुका है और कारण यह बताया जा रहा है लगातार 12वें महीने भी जो तापमान में वृद्धि रही वो रिकॉर्ड स्तर पर रही पृथ्वी के इतिहास की। यह स्टेटमेंट कि मानव अपना युद्ध जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हार चुका है, यह मेरा स्टेटमेंट नहीं, यह स्टेटमेंट बेसिकली आया है यूरोपियन यूनियन के साइट से, कोपरनिकस सर्विसेज के साइट से। और यह जो स्टेटमेंट रहा, यह स्टेटमेंट आने का मुख्य कारण बताया जा रहा है बीते वर्षों में हुई ऐसी घटनाएं, बीते माह में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो इंगित करती हैं, जो इंडिकेट करती हैं भाई कि हम कहीं जलवायु परिवर्तन का जो हमारा वर्क है, जो हमारी वॉर है, ये हारने की कगार पर है। आइए खबर पर जरा नजर डालते हैं तो यहां आप पाएंगे अप्रैल माह के लिए कहा गया कि भाई पिछले 11 महीनों में जो हुआ वही चीज फिर से अप्रैल माह ने भी दोहराई। बहुत उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल माह भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो लेकर आएगा, पर इसका उल्टा ही रहा। जहां आप पाएंगे कि शायद आप अपडेटेड होंगे कि भाई बीते 11 महीनों से, अगर स्पेसिफिकली मैं कहूं तो जून 2023 के बाद से जितने भी माह हमने देखे, हर माह ने अपने बीते सारे वर्षों का ज्ञात, हम कहें तो ज्ञात सारे वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। और जो डेटा हमारे पास है कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट भी करता है कि बीते पृथ्वी के जितने भी माह रहे, अगर जून की बात करें तो पिछले जितने भी जून रहे पृथ्वी के, उनमें से सबसे गर्म रहा 2023 का जून, और उसी क्रम में चलते हुए जुलाई आया, उसी क्रम में चलते हुए अगस्त आया, और चलते हुए अब यह आ चुका है नेक्स्ट ईयर का अर्थात 2024 का अप्रैल, जिसने अपने बीते सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा। अब यह जो कंडीशन है, इस पर यूरोपियन यूनियन ने ऑब्जर्वेशंस जो है वो जारी करे थे। इसमें कुछ चीजें बताई गई, जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि भाई जो कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा है, इनके द्वारा जो है ये डेटा संकलन का कार्य और इसे प्रेषित करने का कार्य करा गया। अब यहां पर आप जैसा देख पाएंगे कि एक अंक लिखा हुआ है 1.61 डिग्री सेल्सियस। यह संख्या डरा देने वाली है। कारण यह है कि हम जिस जलवायु परिवर्तन के समझौते से परिचित हैं, जिसे कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट, बड़े ही स्तर पर इसे डिस्कशन में लाया गया था कि मानव अगर पृथ्वी पर कंटिन्यू एज अ ह्यूमन रहना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का ब्रैकेट पार नहीं होने देना है अर्थ के टेम्परेचर का। पूर्व औद्योगिक स्तर पे पृथ्वी का जो तापमान रहा, उससे पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पृथ्वी मानव के रहने के योग्य शायद ना रह जाए। और यह जो डेटा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह इंगित करता है कि कहीं ना कहीं हम उस ब्रैकेट को पार कर चुके हैं। यह ब्रैकेट 1.5 से शिफ्ट हो चुका है 1.61 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का यह टेम्परेचर डरा देने वाला है। मुझे शायद आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई बीते कुछ महीनों में इंडिया ने ही अकेले कितनी सारी गर्मी के कारण उपजी आपदाओं को देखा है। एक बार अपने आसपास जरा नजर दौड़ा कर देखें, आसपास डिस्कस कर देखें, आपको पता होगा कि भाई दिल्ली में कई स्थानों पर जो है वो एयर कंडीशनर्स में आग लग गई। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स ऐसे रहे जहां पर जो एसीज लगे थे उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया। दिल्ली में इस समय पर कई स्थानों पर तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज करा गया। कुछ विवाद हुआ इस पर कि शायद तापमान इतना अधिक नहीं है, पर तापमान अधिक तो था ही। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां एक प्रश्न उठता है भाई कि क्या यह अतिशयोक्ति है कहना कि मानव जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध युद्ध हार चुका है? तो इसके दोनों ही पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो इस बात पर चर्चा करें कि भाई क्या इसका कारण एग्जैक्टली है कि भाई जलवायु परिवर्तन इतना अधिक हो रहा है कि हम अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यहां ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी का जो ये बढ़ता हुआ तापमान है,
इस बढ़ते हुए तापमान के पीछे का प्राइमरली रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज किस कारण से हो रहा है, आई थिंक आप परिचित हैं। जीवाश्म ईंधन के अतिशय दोहन के कारण जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, यह पृथ्वी के चारों ओर बना रहा है एक आवरण। और यह आवरण बेसिकली हमारी अर्थ से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसे पृथ्वी से बाहर जाने नहीं दे रहा। और यही कारण है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है लगातार राइज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब इतनी कहानी तो जानने में काफी आसान है। क्या यह आज की घटना है? क्या मानव द्वारा जो इमिशन है वो अभी हो रहा है? शायद नहीं, लेकिन इसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब इस बात को समझने का प्रयास करें। क्या इसका कारण केवल इतना है? तो आंसर इज नो। यहां कहीं ना कहीं एक लूप होल है, कहीं ना कहीं जानकारी का कुछ ना कुछ अभाव है। आइए इस अभाव को दूर करते हैं, जहां आप पाएंगे कि रिपोर्ट में भी इस बात को इंगित करा गया कि भाई बीते कुछ वर्षों में जो एल नीनो का प्रभाव था, यह प्रभाव खासा जो है स्ट्रॉन्ग रहा। अभी आपने सुना होगा कि इस एल नीनो का प्रभाव जून माह के अंत के साथ या जुलाई माह की शुरुआत के साथ जो है वो पूरी तरह से खत्म होगा और एल नीनो को रिप्लेस करने वाला है ला नीना। अब जब तक ये रिप्लेस नहीं करता, इमेजिन करें कि तापमान तब तक कितना हाई बना रहेगा। अर्थात हमारे द्वारा करी गई गतिविधियां, मानव द्वारा करे गए कार्य, नो डाउट ये रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए, और नो डाउट ये रिस्पॉन्सिबल हैं अभी रिकॉर्ड स्तर पे पृथ्वी के तापमान के लिए। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं, कुछ कारण और भी हैं, जैसे कि एल नीनो की कंडीशन। जो एल नीनो की कंडीशन बीते वर्षों में रही, यह तापमान को लगातार जो है वो प्रमोट करती रही, लगातार इसकी वृद्धि को सपोर्ट करती रही। यानी कि बेस का कार्य जलवायु परिवर्तन ने करा, लेकिन कहीं ना कहीं पीक आने के पीछे का रीजन यह भी है। अब यहां इस बात को समझिए कि एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक तौर पर होता है। इसे मानव कंट्रोल शायद अब तक नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये कंडीशंस दोबारा कभी नहीं आएंगी? यानी कि अर्थ यह है कि एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस अल्टरनेटिवली आ सकती हैं। अब अगर मानव इस कंडीशंस के साथ पृथ्वी पर कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें अपनी गतिविधियों को, अपने उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पीछे दी हुई जानकारी को जरा ध्यान से देखें तो आप एक बात समझ पाएंगे कि अब तक हमने जो डेटा इकट्ठा करे हैं, खासकर 1940 तक का डेटा हमने कंसोलिडेट करा है, और 1940 के बाद से अब तक का डेटा ना केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इकट्ठा करा गया, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 1940 के बाद के डेटा को जो है वो संकलित करा गया, उसे कंक्लूड करा गया और उसके बेसिस पर इसे रेडी करा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हम पेरिस के ब्रैकेट को भले ही ऑन पेपर नहीं, पर इन प्रैक्टिकलिटी हम क्रॉस करते जा रहे हैं। अब ये जो औसत तापमान का बढ़ना है, ये आने वाले समय में हमारे लिए तो सही, पर उन देशों के लिए भी जिन्होंने अब तक विकास नामक फल यानी कि डेवलपमेंट का फ्रूट भले ही गेन ना करा हो, पर डेवलपमेंट के हार्मफुल इफेक्ट्स जरूर फेस करने वाले हैं। अब यहां जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस क्या हम मेजर करने के साथ, प्रिडिक्ट करने के साथ इसके लिए उपाय कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस आने के पहले ही हमें कहीं ना कहीं हवाओं की दिशा से इसकी जानकारी मिलती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर प्ले करे हैं, इस पे डिस्कशन करे हैं कि भाई किस प्रकार से एल नीनो की कंडीशन और ला नीना की कंडीशंस वर्क करती है। प्रशांत महासागर के अंदर जो हवाओं की दिशा है उसमें परिवर्तन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। अब हमें देखना होगा कि आने वाले समय में एल नीनो की कंडीशंस हमारे लिए क्या घटना लेकर आती है, और अभी शुरुआत है ला नीना की, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आने वाला वर्ष, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वर्ष जो है वो हमारे लिए एक डिसेंट टेम्परेचर का ईयर होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है, या आपने अभी तक अपना वैकल्पिक विषय अर्थात अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है डिसाइड नहीं करा है, तो वेलकम 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं जो ना केवल आपके ऑप्शनल को, इवन आपका जो जीएस का पोर्शन है इसे भी स्ट्रेंथन करेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल
इज अ ऑप्शनल जिसका सबसे ज्यादा डोमिनेंस है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अर्थात ये वो ऑप्शनल है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है भाई प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को। और इवन आप पाएंगे कि 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल पिक करने पर आपके कवर होते हैं। ना केवल भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आपका एनवायरमेंट का सेक्शन बाय डिफॉल्ट कवर होता है। साथ ही आपका जीएस पेपर नंबर फर्स्ट भी इसके माध्यम से जो है वो कवर होगा। अगर आप इन बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिए कि इन बैचेस में 17 जून से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये बैच नंबर 2 है और इस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कर पाएंगे। मेरे साथ जुड़कर ज्योग्राफी ऑप्शनल को अपना बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। साथ ही याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले हमारे बैचेस जो हैं ये भी स्टार्ट होने वाले हैं। 10 जून से इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। और अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हैं या फिर जो मैंने प्रीवियस बैच बताया ऑप्शनल का बैच, आप इन दोनों में से कोई भी बैच या दोनों ही बैच अगर एनरोल करना चाहते हैं, द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज AK लाइव का कोड यूज करिए, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप को इंस्टॉल करिए। कोड एंटर करते ही प्राइस सडनली ड्रॉप हो जाएगा और जो प्राइस यहां पर दिखाई दे रहा है 27,999 का कॉस्ट, या फिर ऑप्शन का बैच अगर हम देखें तो 15,999 का कॉस्ट। इन दोनों ही कॉस्ट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये प्रीमियम बैचेस हैं, ये आपकी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कराएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।